हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स। तो आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, उम्मीद है। सिर्फ हिंदी ही नहीं, सारे सब्जेक्ट्स आप बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। एग्जाम्स अब धीरे धीरे बहुत नज़दीक आ चुके हैं, तो हिंदी की भी तैयारी हमारी काफ़ी अच्छी चल रही है, सभी कुछ चल रहा है। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम लेकर आए हैं क्लास 10th हिंदी कोर्स ए के लिए वीडियो। तो कोर्स ए के अभी तक हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हमारे आ रहे थे क्षितिज बुक से, वो हमने करवाए। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे जिनमें हमारे ये बहुविकल्पीय प्रश्न थे। अब बात आती है कि सिर्फ बहुविकल्पीय प्रश्न तो आने नहीं है, वर्णनात्मक भी आने हैं, यानी कि सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आने हैं। तो आज उन्हीं की मैं प्रैक्टिस करा रही हूँ। आज हम करीबन मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो हैं वो लेकर आए हैं अपनी क्षितिज भाग 2 जो बुक है उसके गद्य खंड के। तो गद्य खंड के हैं 6 अध्याय। इन 6 अध्यायों में ही जो ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा है ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आ सकते हैं। अब आप बोलोगे कि मैम ये किस बेसिस पे लिए जाते हैं? ये बेसिस पे लिए जाते हैं कि पिछले कुछ सालों के जो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखते हैं उनमें हम क्वेश्चन का पैटर्न चेक करते हैं। उन्हीं पैटर्न को हम देखते हैं कि किस चैप्टर से ज्यादा वेटेज लिया जा रहा है, कैसा है, उसी आधार पे ये प्रश्न तैयार किए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि आज क्या है। तो आज करीबन 20 प्रश्न हम लेकर आए हैं अपने इन 6 अध्यायों में से। पहला प्रश्न है हमारे पास में, वैसे तो पानवाला कैप्टन का मजाक बनाता था, परंतु हालदार साहब को उसकी मृत्यु की बात बताते हुए वह उदास क्यों हो गया? मजाक बनाता था तो कहीं ना कहीं उसका स्वभाव थोड़ा हंसमुख था, लेकिन जब वो कहते ना मृत्यु हमेशा हमको भावुक करती है, तो माना कि कैप्टन का वो मजाक बनाता था लेकिन उसकी मृत्यु ने भी उसको काफी भावुक किया था। हुँ? वैसे तो पानवाला कैप्टन का मजाक बनाता था, परंतु हालदार साहब को उसकी मृत्यु की बात बताते हुए वह उदास हो गया, क्योंकि कैप्टन की मृत्यु के उपरांत पानवाले का दैनिक जीवन नीरस हो गया था। जब वह जीवित था तो वह कैप्टन का उपहास बनाता था। तो यहाँ पर नीरस हो जाने का मतलब ये नहीं था कि उसका वो मजाक बनाता रहता था इसलिए उसका जीवन में रस था। बात ये था कि कैप्टन जो काम कर रहा था, नेताजी के चश्मे पर जो उसका चश्मा बदलना था, वो कहीं ना कहीं सभी के लिए कौतूहल का कारण था कि भाई आज नेताजी के की मूर्ति पे ये चश्मा लगा है तो अगली बार ये चश्मा क्या कौन सा लगेगा, नेताजी कैसे लगेंगे। तो वो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना तो जगा ही रहा था, लेकिन साथ ही साथ एक मनोरंजन का कारण भी बना। इसीलिए कैप्टन के जाने के बाद उसका जीवन नीरस हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृति और सभ्यता अलग अलग कैसे हैं? पठित पाठ संस्कृति के आधार पर बताइए। संस्कृति जो किसी व्यक्ति को कुछ नया आविष्कार करने के लिए प्रेरित करती है, चाहे वो मेरी जरूरत हो चाहे जिज्ञासा, वो इच्छा जो है वो संस्कृति होती है। लेकिन उस संस्कृति के द्वारा जिस भी चीज का आविष्कार होता है उससे अपने जीवन को सरल बनाना, सुगम बनाना ही सभ्यता कहलाती है। लेखक के अनुसार जब मनुष्य की बुद्धि किसी नवीन वस्तु की खोज करती है तब उससे एक संस्कृति का जन्म होता है, अर्थात नवीन वस्तु की खोज ही संस्कृति है। नवीन आविष्कारों का उपभोग करना ही सभ्यता के अंतर्गत आता है, क्योंकि इन नवीन आविष्कारों को जब हम प्रयोग करते हैं तो हमारा जीवन और सरल हो जाता है। और यही सरलता हमारे क्या कहते हैं रहने सहने खाने पीने की चीजों में विभिन्नता लाती है और उसमें जो है थोड़ा सा बढ़ोतरी करती है, तो इसलिए वो सभ्यता कहलाती है। प्रश्न संख्या 3 है, नौबत खाने में इबादत पाठ का लेखक बिस्मिल्लाह खां का मतलब बिस्मिल्लाह खां की शहनाई, शहनाई का तात्पर्य बिस्मिल्लाह खां का हाथ। ऐसा क्यों मानते? इन दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जाता। अगर शहनाई का नाम आता है तो बिस्मिल्लाह खां का नाम आता है, बिस्मिल्लाह खां का नाम आता है तो स्वतः ही शहनाई का नाम आता है, क्योंकि ऐसी शहनाई ना आज तक कोई बजा पाया और ना ही आगे कोई बजाया। मतलब ये दोनों ही एक दूसरे की पहचान बनकर उभरे। बिस्मिल्लाह खां का मतलब बिस्मिल्लाह खां की शहनाई और शहनाई का तात्पर्य बिस्मिल्लाह खां का हाथ। ऐसा इसलिए माना जाता है क्योंकि बिस्मिल्लाह खां एक उत्कृष्ट कलाकार तथा शहनाई वादक थे। उन्होंने संगीत साधना में ही अपना जीवन अर्पित कर दिया था। शहनाई की जादुई आवाज सभी को अपनी ओर आकर्षित करती थी। तो एक तरीके से शहनाई को पूरी दुनिया में पहचान दिलाने का काम बिस्मिल्लाह खां ने जहां किया, वहीं बिस्मिल्लाह खां की पहचान भी इस शहनाई ने ही बनाई थी। इसीलिए ये दोनों एक दूसरे के बगैर अधूरे।
प्रश्न संख्या 4 है, गंगा स्नान के लिए आने जाने के दौरान 4-5 दिनों तक बाल गोविंद भगत उपवास क्यों रखते थे? देखिए, आज की तरह पहले नहीं होता था कि भाई बाहर आप खा लो, सब कुछ कर लो। और बाहर पहले के लोग जो है ये शुद्धता वगैरह का बहुत ध्यान रखते थे। तो इसके कई कारण थे। एक तो कहते हैं ना कि थोड़ा सा हम उसका सात्विकता के करीब जाते हैं जब हम निराहार रहते हैं। तो देखिए क्या है, गंगा स्नान में आने जाने के दौरान 4-5 दिनों तक बाल गोविंद भगत उपवास रखते थे ताकि संतों का आशीर्वाद उन पर सदैव बना रहे। गंगा स्नान के दौरान वह संतों के दर्शन करने के लिए जाते थे। तो इसका सबसे बड़ा रीजन ये था कि कहीं ना कहीं ये जो हमारे अंदर कहते हैं ना भूख प्यास नींद, ये कहीं ना कहीं हमारी साधना में बाधक बनती है। तो भगत जी इस क्या कहते हैं उपवास रख के अपनी एक इच्छा, अपनी एक इंद्री पर वश करते थे ताकि उनकी साधना में किसी तरह की बाधा ना पड़े। तो तभी वो उनका आशीर्वाद संतों का ले पाएंगे। पता चला हम भूख से ही तड़पते रहेंगे तो हमारा मन क्या होगा, उस भूख में लगा रहेगा, हम खाने को ढूंढते रहेंगे, तो हमारा जो लक्ष्य है संत समागम का वो ना हो पाएगा। इसीलिए वो उपवास रखते थे। और दूसरा, वो कहीं ना कहीं सात्विक रहना चाहते थे, इसलिए तामसिक चीजों से दूर रहते थे। प्रश्न संख्या 5 है, पार्कों में, सड़कों के किनारे, चौराहों पर उपेक्षित पड़ी मूर्तियां अक्सर देखी जा सकती हैं। ऐसी मूर्तियों के रखरखाव का उत्तरदायित्व तो किसका है? नेताजी का चश्मा पाठ के संदर्भ में बताइए। आप अपने शहर में ही देखिए, बहुत सारी मूर्तियां लगी होती हैं। कुछ मूर्तियों की तो देखभाल बहुत होती है और कुछ मूर्तियां पूरी तरह उपेक्षित होती हैं। तो आखिर इन मूर्तियों की देखभाल कौन करे और कैसे करे? नेताजी का चश्मा पाठ के अनुसार पार्कों आदि पर उपेक्षित मूर्तियों के रखरखाव का उत्तरदायित्व नगर पालिका जैसी संस्थाएं करती हूँ। इस संदर्भ में लेखक पाठ में कहता है कि नगर पालिका नगर में कभी भी कोई पक्की सड़क करवाना, कभी कुछ पेशाब घर बनवाना, कभी कबूतरों की छतरी बनवा देना, तो कभी कवि सम्मेलन करवा देना जैसे कार्य करता हो। बाद में मूर्तियों का रखरखाव भी कस्बे के नागरिक करते होंगे। तो कहने का तात्पर्य एक तरीके से वो नगर पालिका, वहां के लोग पर इन सारी की जिम्मेदारी आ जाती है कि भाई लगवाई है तो देखभाल तो करना पड़ेगा। प्रश्न संख्या 6 है, सुसंस्कृत व्यक्ति किसे कहा जा सकता है? संस्कृति पाठ के आधार पर बताइए, सुसंस्कृत व्यक्ति कौन होता है? सुसंस्कृत व्यक्ति उसे कहा जा सकता है जो किसी नई चीज की खोज करता है किंतु उसकी संतान को वह अपने पूर्वज से अनायास ही प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो सुसंस्कृत व्यक्ति जो नई चीज की खोज करे। अब मान लीजिए मैंने अगर कोई खोज करी तो मेरे बच्चों को तो वो आसानी से मिल जाएगी, उसके लिए उन्हें तो जद्दोजहद नहीं करनी पड़ेगी ना। जिस व्यक्ति की बुद्धि ने अथवा उसके विवेक ने किसी भी नए तथ्य का दर्शन किया, वह व्यक्ति ही वास्तविक संस्कृत व्यक्ति है जो नई चीज की खोज करा। जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे आविष्कार हैं, डॉक्टर सीवी रमन है, ठीक है, अब इन्होंने बहुत सारी चीजों की खोज करी, तो उनको क्या कहा जाएगा? वो सुसंस्कृत व्यक्ति हैं, संस्कृत व्यक्ति हैं, है ना, क्योंकि उन्होंने नई चीज की खोज करी है। लेकिन उनकी संतान सुसंस्कृत नहीं कहला सकती। जैसे न्यूटन सुसंस्कृत कहे जा सकते हैं, उन्होंने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का आविष्कार किया। तो जो अपनी बुद्धि से किसी नई चीज का आविष्कार करता है वो व्यक्ति सुसंस्कृत कहलाता है। लेकिन उसी चीज को अगर उनके आने वाले वंशजों को प्राप्त हो जाए तो वो सुसंस्कृत नहीं, वो सभ्य कहलाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह खां ने सम पर आना कैसे सीखा और कब? अब ये चीज बहुत छोटे से उन्होंने सीखी, जब उनके नाना या मामा शहनाई बजाया करते थे और जब वो सम पे आते थे तो एक पत्थर फेंक के वो दाद दिया करते थे। याद है ना, हमने पाठ में पढ़ाया था। तो वहां से इन्होंने सम पे आना सीखा था। चलिए देखते हैं कहते हैं। बिस्मिल्लाह खां जब 4 साल के थे तब छुपकर नाना की शहनाई बजाते हुए सुनते थे। रियाज के बाद वे छोटी बड़ी शहनाइयों के बीच नाना वाली शहनाई को ढूंढते थे। इसी तरह मामू अली बख्श शहनाई बजाते हुए सम पर आए तब धड़ से एक पत्थर जमीन पर मारता था। कौन? हमारे अली बख्श यानी कि बिस्मिल्लाह खां जी। सम पर आने की तमीज उन्हें बचपन में ही आ गई थी, पर उन्हें इस बात का पता नहीं था कि दाद वह करके दी जाती है या सिर हिलाकर, पत्थर पटक कर नहीं। अब ये चीज उनको पता ही नहीं थी, पर कैसे जहां पर उनको लगे कि हाँ भाई ये अच्छा है तो दाद देने के लिए वो पत्थर पटकते थे। लेकिन दाद देने के लिए आप वाह वाह कर सकते हो, सिर हिला सकते हो, ये बात उन्हें बहुत बाद में पता चली। प्रश्न संख्या 8 है,
बाल गोविंद भगत के स्वरों में एक विशेष प्रकार का आकर्षण था, पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। चलिए, तो अब वो आकर्षण था, तभी उनको सुनने वाले जितने थे वो सब कोई झूम उठता था। अब देखिए, गर्मियों में चाहे संध्या गीत हो जिसमें सब उमस भरी गर्मी भूल जाते हो, चाहे बरसात के समय रोपनी का काम हो, सब उन्हीं की लय और ताल में सुर मिलाकर रोपनी का काम करते थे, है ना। तो इस तरीके से वो उसमें एक ऐसा आकर्षण था, ऐसी एक जादू था जिसमें वो सभी बंध जाया करते थे। बाल गोविंद भगत कबीर को साहब मानते, उन्हीं के गीतों को गाते थे, उन्हीं के आदेशों को मानते थे। खेत में रोपनी करते समय जब वह गाते तो आसपास का वातावरण संगीतमय हो जाता, बच्चे झूम उठते, मेड़ पर खड़ी औरतों के होठ कांप उठते, वे गुनगुनाने लगती, हलवाहों के पैर ताल से उठने लगते, रोपनी करने वालों की उंगलियां एक अजीब क्रम में चलने लगी। इस तरह उनके स्वर में एक विशेष प्रकार का आकर्षण था। क्यों? क्योंकि सब उन्हीं की तरह उन्हीं के संगीत में हो जाया करते थे। प्रश्न संख्या 9 है, लेखक की तुलना में नवाब साहब अधिक शिष्ट और सभ्य थे। लखनवी अंदाज पाठ के आधार पर बताइए। यहाँ पर बताया गया है कि लेखक हमारे उतने शिष्ट और सभ्य नहीं थे जितने नवाब साहब थे, क्योंकि उनका अब नवाबियत में तो चीज थी, क्योंकि उन्होंने अगर बेरुखीपन दिया तो हमारे लेखक ने भी उनके साथ इतना ही बेरुखी से पेश आए हो। यद्यपि लेखक के डिब्बे में प्रवेश करने से पहले नवाब साहब ने असहजता और बेरुखी का प्रदर्शन किया था, मतलब शुरुआत तो उन्होंने ही करी थी, नवाब साहब ने, किंतु बाद में उन्होंने लेखक को अभिवादन करते हुए उन्हें खीरा खाने के लिए आमंत्रित भी किया था। ठीक है, माना कि पहले बेरुखी की थी, लेकिन पहले बात करना और खीरा ऑफर करने का काम भी उन्होंने किया था, नवाब साहब ने। इसके विपरीत लेखक ने नवाब साहब द्वारा उनके डिब्बे में प्रवेश करने पर किए गए व्यवहार से शुद्ध होकर उनके द्वारा दोनों बार किए गए खीरे खाने के आग्रह को ठुकरा दिया था। अब उनको वो उनका पहली मूवमेंट याद था कि भाई इस व्यक्ति ने तो हमसे ठीक से बात नहीं करी, तो इसलिए जब 2 बार नवाब साहब ने खीरा खाने के लिए पूछा तो हमारे लेखक ने मना कर दिया कि भाई जब आपने मुझसे ठीक से व्यवहार नहीं किया तो मैं आपकी दी हुई क्यों चीज खाऊं, है ना। इसलिए उन्होंने मना कर दिया था। प्रश्न संख्या 10 है, लेखिका मनु भंडारी की कहानियों में अधिकांश पात्र कहाँ के थे? इससे किस तथ्य का बोध होता है? अब आपसे पूछा गया कि भाई अधिकतर ये पात्र कहाँ के थे। अधिकतर पात्र, उनकी आरंभिक कहानी के जितने भी पात्र रहे वो उनके मोहल्ले के ही रहे। तो इससे ये तथ्य का बोध होता है कि उनके लिए उनकी वो यादें उन्होंने अभी तक सुरक्षित रखी हैं, जो लगभग उनके बचपन से और उनकी यंग एज से जुड़े हुए थे। लेखिका की कहानियों के अधिकांश पात्र उनकी गली मोहल्ले के थे। इससे बोध होता है कि लेखिका के अपने पड़ोस के लोगों से बहुत आत्मीय संबंध थे। उनके अनुसार मोहल्ले में खेलता बच्चा उसी प्रकार सुरक्षित रहता था जैसे अपने घर में। यानी कि बताते हैं कि उस समय जो पड़ोसी हुआ करते थे वो घर के सदस्यों के जैसे ही आत्मीय भाव रखा करते थे। जीवन के आरंभिक दिनों में संगीत के प्रति बिस्मिल्लाह खां की आसक्ति क्यों और कैसे हुई? नौबत खाने में इबादत पाठ के आधार पर बताइए। देखिए, स्टार्टिंग में ये बात शुरू हुई कहाँ से? इनके नाना के साथ। नाना मामा जो है सभी शहनाई बजाते थे, तो धीरे धीरे इनका मुंह वहां पर बढ़ा। फिर उसके बाद जब ये रियाज के लिए जो है बालाजी के मंदिर में जाते या काशी विश्वनाथ जाते, तो रतुलन बाई बतुलन भाई के घर के होकर जाने वाले रास्ते से जाते, जहां पर वो रसूलन और बतुलन बाई द्वारा सुनाए जाने वाले ठुमरी ठप्पे इन सब का आनंद लेते थे। तो धीरे धीरे इनका जो एक लगाव है वो संगीत की तरफ बढ़ता चला गया। बिस्मिल्लाह खां के मन में संगीत के प्रति लगाव उत्पन्न करने और उनकी संगीत साधना को समृद्ध बनाने में अनेक लोगों का योगदान रहा। रसूलन बाई और बतूलन बाई की ठुमरी टप्पे दादरे सुन सुनकर उनकी संगीत में रुचि जगी। वह अपने नाना की शहनाई बजाते सुनते, मामू अली बख्श के शहनाई वादन में सम पर आने पर जमीन में पत्थर पटक कर दाद देते। इस प्रकार संगीत के प्रति उनका आकर्षण बढ़ता गया। उनकी शहनाई का जादू लोगों के सिर चढ़कर बोलने लगा और वे शहनाई की मंगल ध्वनि के नायक हो गए। तो एक लगाव उनके पास शुरू से रहा इस चीज को लेकर, और धीरे धीरे उम्र के साथ जैसे जैसे वो उसके रियाज करते रह गए, इसमें भ्रमते चले गए
और वो इसके महारत हासिल करते गए और उन्होंने इसी के रहते अपना नाम रोशन किया शहनाई वादक के रूप में और भारत रत्न भी प्राप्त किया। संस्कृति कब असंस्कृति बन जाती है, पाठ के आधार पर लिखिए। संस्कृति में जन कल्याण की भावना होती है, यानी कि हम जब किसी ऐसी चीज का आविष्कार करें जिससे सभी लोगों का भला हो तो वो जन कल्याण की भावना होती है। लेकिन जब आविष्कार में जन कल्याणकारी नहीं विनाशकारी सोच शामिल हो तो तब वो संस्कृति असंस्कृति बन जाती है, क्योंकि अब हम जो आविष्कार करेंगे वो मानव जाति के विनाश के लिए। मानव कल्याण की भावना से प्रेरित तथ्यों का आविष्कार करना ही संस्कृति है, और जब संस्कृति का नाता कल्याण की भावना से टूट जाता है तो जो योग्यता आत्म विनाश के साधनों का आविष्कार कराती है वह असंस्कृति होती है। यानी कि अब जो चीज पनपेगी वो क्या होगी, उससे विनाश ही पैदा होगा, विनाश पैदा होगा तो मानव सभ्यता को चोट पहुंचेगी, तो इसीलिए ये क्या कहलाएगी, असंस्कृति। लेखक को देखकर नवाब साहब असहज हो गए, लखनवी अंदाज पाठ के आधार पर बताइए। तो जब हमारे लेखक सेकंड क्लास के डिब्बे में चढ़े तो हमारे जो नवाब साहब थे जो कि बड़े इत्मीनान से बैठे थे, एकदम से वो उनको वहां पर आना उनका अच्छा नहीं लगा, असहज हो गए। इसका सबसे बड़ा रीजन था कि वो एक नवाब होते हुए जो है एक सेकंड क्लास के डिब्बे में सफर कर रहे थे। मे बी वो एकांत में रहना चाहते थे, लेकिन उन्होंने जो जिस हिसाब से वो सेकंड क्लास का डिब्बे का टिकट खरीदा, यहाँ पर स्थिति उससे जस्ट विपरीत हो गई। क्यों? क्योंकि वहां पर पहले से कोई दूसरा आम आदमी आ गया, इसलिए वो शायद असहज हो गए थे। लेखक को डिब्बे में आया देखकर नवाब साहब ने असंतोष, संकोच तथा बेरुखी दिखाई, लेकिन थोड़ी देर बाद उन्हें अभिवादन कर खीरा खाने के लिए आमंत्रित किया। लेखक को उनका यही भाव परिवर्तन अच्छा न लगा, क्योंकि अभिवादन सदा मिलते ही होता है। लेखक उनके सामने वाली सीट पर बैठ गए और कल्पनाएं करने लगे कि पुरानी आदत थी, इसीलिए वह उनके आने से नवाब साहब को होने वाली असुविधा का अनुमान लगाने लगे। अब यहाँ पर क्या है, असहज क्यों हुए थे, इसका रीजन जो है यहाँ पर सिर्फ एक लाइन में दिया है कि शायद वहां पर लेखक जब आए तो वो उनकी शांति में खलल पड़ गया। प्रश्न संख्या 14 है, मनु भंडारी के लेखीय व्यक्तित्व निर्माण में शीला अग्रवाल की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। अब शीला अग्रवाल जो है वो हिंदी की प्राध्यापिका थी। अब वो जब मनु उनके संपर्क में आई तो उन्होंने सिखाया कि भाई अच्छा साहित्य क्या होता है, बहुत सारे कवियों और लेखकों के जो है साहित्य उन्होंने पढ़ने के लिए दिए। शीला अग्रवाल लेखिका के कॉलेज में हिंदी प्राध्यापिका थी तथा खुले दिमाग वाली प्रबुद्ध महिला थी। उनके संपर्क में आकर मनु जी की समझ का दायरा बढ़ने लगा, क्योंकि कहते ना जब हम अपने से थोड़े समझदार लोगों के संपर्क में आते हैं तो उनसे बहुत कुछ सीखते हैं। तो मनु भंडारी ने भी शीला अग्रवाल से बहुत सारी चीजें सीखी। वे उसे चुन चुनकर अच्छी पुस्तकें पढ़ने के लिए देती और उन पर लंबी बहस भी करती। इससे लेखिका की सोच विकसित हुई। वे अपनी जोशीली बातों से स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की प्रेरणा देती। लेखिका के व्यक्तित्व निर्माण में निश्चय ही शीला अग्रवाल का महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो वैसे मनु भंडारी के जो लेखनीय व्यक्तित्व में हम बोले तो काफी हद तक शीला अग्रवाल का रहा, लेकिन अगर हम और भी देखें तो उसमें उनके पिताजी का भी काफी हाथ रहा। ठीक है, पिताजी की बहुत सारी जो चीजें हैं वो मनु अपने अंदर पाती है। प्रश्न संख्या 15 है, बिस्मिल्लाह खां जीवन भर ईश्वर से क्या मांगते रहे और क्यों? इससे उनकी किस विशेषता का पता चलता है? बिस्मिल्लाह खां को शहनाई वादन के लिए भारत रत्न मिला था, वो जो है विश्व प्रसिद्ध थे इसके लिए, लेकिन उसके बाद भी 5 वक्त की नमाज में वो सच्चा सुर ही अल्लाह से अता फरमाने की ही गुजारिश करते थे, क्योंकि उन्हें ये लगता था कि मैं अभी और इससे अच्छा कर सकता हूँ। तो भारत रत्न पाने के बाद भी उनके अंदर किसी भी तरह का घमंड नहीं था और अभी भी वो सीखने और पाने की चाह में थे। तो ये उनकी उदासीनता, विनम्रता दिखलाता है। बिस्मिल्लाह खां जीवन भर ईश्वर से सच्चे सुर की नेमत मांगते रहे, क्योंकि वे एक सच्चे कलाकार थे। हमेशा वे संगीत का अभ्यास करते रहते थे। उनकी दिली इच्छा रहती थी कि श्रोता उनके सहनाई वादन से आनंद प्राप्त करे। बिस्मिल्लाह खां की ईश्वर की कृपा में
दृढ़ आस्था थी कि भाई ईश्वर उन पर ये मेहरबानी जरूर करेंगे, इस चीज का उन्हें विश्वास था। विनम्र स्वभाव तथा सच्चे संगीतकार के साथ संगीत साधक थे वो, तो ये उनकी विशेषता का हमें पता चलता है। प्रश्न संख्या 16 है, संस्कृति पाठ में लेखक ने आग और सुई धागे के आविष्कारों से क्या स्पष्ट करना चाहा है। इन्होंने कई चीजें उसमें समझाई। ठीक है, देखते हैं। लेखक के अनुसार एक चीज किसी व्यक्ति विशेष द्वारा आग का आविष्कार कर सकने की शक्ति, दूसरी चीज है आग का आविष्कार। इसी प्रकार दूसरे उदाहरण में एक चीज है सुई धागा का आविष्कार कर सकने की शक्ति और दूसरा सुई धागे का आविष्कार। भंडित आनंद के अनुसार जिस योग्यता, प्रेरणा अथवा प्रकृति के बल पर आग और सुई धागे का आविष्कार हुआ वह व्यक्ति विशेष की संस्कृति है, और उस संस्कृति द्वारा जो आविष्कार हुआ, जो चीज दूसरों को वो आविष्कृत की, वह सभ्यता है जो मिली उनको। ठीक है, आविष्कृत हुई यानी कि जो चीज हुई। अब इसका यहाँ पर समझिए, देखिए, एक होता है हमारे अंदर किसी चीज को पाने की इच्छा, वो हमारी नीड्स के जरिए होती है, या मतलब जो हमारी जरूरत होती है। तो जरूरत के चलते अगर हम किसी, हमारी जो जरूरत की भावना है वो क्या कहलाएगी, वो कहलाती है संस्कृति। ये हमें प्रेरणा दे रही है कि हमें इस चीज का आविष्कार करना है। फिर जब जिसने जो आविष्कार जिसने किया वो हुआ संस्कृत व्यक्ति। अब वो आविष्कृत चीज जिसको प्राप्त हुई वो क्या कहलाया, वो सभ्य कहलाया। तो मेन जो आग और सुई के माध्यम से उन्होंने उस प्रेरणा के स्रोत को बताने की कोशिश की है, जिसके जरिए कोई व्यक्ति किसी नई आविष्कार चीज को आविष्कृत करने के बारे में सोचता है, और वही संस्कृति कहलाती है। अब ये हमारी जरूरत हो सकती है और जिज्ञासा। प्रश्न संख्या 17 है, संस्कृति पाठ के आधार पर बताइए कि हमें सभ्यता किन से मिली है और किस तरह। तो जाहिर सी बात है संस्कृति हमें अपने पूर्वजों से मिली है ना। संस्कृत पाठ के आधार पर हमें सभ्यता उन संस्कृत व्यक्तियों से मिली है जिन्होंने मानव सभ्यता को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान दिया। तो जाहिर सी बात है ये हमारे पूर्वज रहे, उन्होंने मानव सभ्यता को आगे बढ़ाने के लिए एक से एक नए आविष्कार किए। इनके साथ ही उन मनीषियों ने भी मानव सभ्यता के विकास में हाथ बटाया है, जिन्होंने किसी सांसारिक प्रेरणा के कारण नहीं बल्कि अपने अंदर के सहज प्रेरणा के नए तथ्यों का आविष्कार किया। यानी कि यहाँ पर हमने अपनी जरूरत के लिए किसी चीज को नहीं जाना, हमने अपने आप को जानने के लिए वहां पर अपने अध्यात्म को ध्यान में रखा। तो यहाँ पर हमारे पूर्वज, हमारे मनीषी, जिन लोगों ने भी नई चीज की खोज करी, उन सभी ने हमें जो है संस्कृति दी और हमें सभ्यता उन्हीं से मिली। मंगल ध्वनि का क्या अभिप्राय है? बिस्मिल्लाह खां की शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा जाता है? मंगल यानी कि कुछ शुभ जहां हो वहां पर बजाए जाने वाली ध्वनि। तो अब मांगलिक कार्यों या मांगलिक अवसरों पर जो है वो शहनाई वादन होता है। ठीक है, शहनाई को मुख्यतः मांगलिक अवसरों पर बजाया जाता है। कहा जाता है कि ये मंगल ध्वनि पैदा करने वाला वाद्य यंत्र है। क्या है? मंगल ध्वनि पैदा करने वाला वाद्य यंत्र है। खां साहब इसी के द्वारा मंगल ध्वनि बजाते थे। तो शहनाई की जो ध्वनि है वो क्या है? मंगल ध्वनि है। शहनाई वादक के रूप में उनका स्थान सर्वश्रेष्ठ है। यही कारण है कि उन्हें शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक कहा गया है। 15 अगस्त, 26 जनवरी, शादी अथवा मंदिर जैसे मांगलिक स्थलों पर शहनाई बजाकर शहनाई के क्षेत्र में उन्होंने शोहरत हासिल की। इसकी जैसी मंगल ध्वनि शायद ही कोई निकाल पाए। तो इनकी जैसी मंगल मतलब जो उन्होंने अभी तक जो ध्वनि निकाली वो उनके पहले ना किसी ने निकाली थी और ना ही बाद। प्रश्न संख्या 19 है, संस्कृति पाठ के आधार पर लिखिए कि मानव संस्कृति के वास्तविक जन्मदाता कौन है। उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। देखिए अभी हमने पढ़ा ना, अब इसको जरा थोड़ा सा डिटेल में समझिए। मानव संस्कृति के वास्तविक जन्मदाता उस समृद्ध धार्मिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक विरासत का हिस्सा है जो हमारे पूर्वजों ने समय समय पर बनाई। अब उदाहरण के तौर पे भौतिक प्रेरणा, यानी कि भौतिक प्रेरणा यानी कि जो हमारी जरूरत रही। ठीक है, हमको अपना जीवन यापन करने के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है, तो वो होती है भौतिक प्रेरणा। अब ये भौतिक प्रेरणा से क्या आविष्कार हुआ? आग और सुई धागे का। ज्ञानेप्सा, ज्ञान को पाने की इच्छा। तारों के संसार को जानने की इच्छा। भाई तारों से हमें कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा था, लेकिन आखिर ये क्या है ये जानने की इच्छा, ये ही हमारी क्या हुई? जिज्ञासा प्रवृत्ति।
नेक्स्ट है त्याग, अन्य मानवों के लिए किया गया त्याग, जैसे महात्मा बुद्ध के त्याग को बताया गया कि उन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया सिर्फ मानव के सत्य को जानने के लिए। यह सांस्कृतिक विरासत हमें हमारे धार्मिक और सामाजिक अनुस्मारकों, ऐतिहासिक धार्मिक पुस्तकों, कला और संगीत के रूप में अनगिनत धरोहर प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन है, एक कहानी यह भी के आधार पर लिखिए कि मनु भंडारी को नए सिरे से अपने अस्तित्व का बोध कब हुआ। जब उनकी सभी बहनों की शादी हो गई, भाई बाहर पढ़ने चले गए, तब कहीं जाकर उनके पिताजी का ध्यान मनु पर पड़ा। तब उन्हें यह समझ में आया कि हाँ, उनका भी अपना कोई अस्तित्व है। जब मणि भंडारी की बहन का विवाह करके कोलकाता चली गई, उसके दोनों भाई आगे की पढ़ाई करने बाहर चले गए, तब मनु भंडारी को पहली बार नए सिरे से अपने वजूद का एहसास हुआ, क्योंकि पिताजी का ध्यान पहली बार अब उन पर केंद्रित हुआ था। क्योंकि अभी तक वो सभी अपने बच्चों में एक गिनी जाती थी, लेकिन इनका भी एक व्यक्तित्व है, ये बात तब हुई जब घर में वो अकेली बची थी और पिताजी का ध्यान उन पर गया था। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे कि जो मुझे लगा कि हाँ थोड़े से आ सकते हैं, तो वो मैं आपके लिए लेकर आई। तो ऐसे ही और भी बहुत क्वेश्चन हैं जिन्हें लेकर मैं अभी आऊंगी, क्योंकि अभी तो हमने गद्य खंड के ही वर्णनात्मक प्रश्न किए हैं, तो जल्द ही अब हम करेंगे काव्य खंड की। ठीक है, तो जल्दी मिलते हैं दोबारा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। लेकिन हाँ, ध्यान रखिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना है। और अगर कोई भी चीज, कोई भी कमेंट बॉक्स में आप ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली बार।